ठीक है। ओके बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और आप ये कह लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ योर इंटायर बीएससी। ठीक है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको इस टॉपिक को आज इतना इजी आपके लिए कर दूं कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। कुछ चीजें जो मैंने पहले ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं कराई थी और जो आपके वैसे कोर्स में है भी नहीं, बट मैं आज आपको वो भी बताऊंगा 5-7 मिनट लगा के, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट्स को कर दो बंद, जब मैं बोलूंगा तब मैं ओपन करने को बोलूंगा तब आप खोलना। दूसरी चीज, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठिए यहाँ पे। बिल्कुल आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि पहले हमने ये पढ़ा था या वो पढ़ा था, छोड़ दीजिए, भूल जाइए जो भी आपने पढ़ा था। परिधि, अक्षत, आई एम वेटिंग फॉर यू टू ओपन टू स्टार्ट द वीडियोस। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश माइंड। अब समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है हमारा। देखो बच्चों, आज से कुछ टाइम पहले तक क्या होता था, शेयर सर्टिफिकेट नाम की चीज। व्हाट वाज अ शेयर सर्टिफिकेट, व्हाट इट यूज्ड टू बी, इट वाज अ लाइक अ प्रॉपर्टी का पेपर। शेयर इज व्हाट इट इज, प्रॉपर्टी, इट इज अ क्या कहते हैं इसको, फिक्टिशियस प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं एक कागज पर आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप इस कंपनी के, वेरी गुड, मैं बोलने वाला, आप इस कंपनी के इतने शेयर्स के मालिक हो और इसका ये रेट है, तो इसका मतलब आपकी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था पहले, हमें जैसे हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं वैसे हमें पेपर की रजिस्ट्री करानी पड़ती थी शेयर की। उसमें दिक्कत क्या होती थी कि पेपर गुम जाता था, फट जाता था, चोरी हो जाता था, कोई आपके साइन कॉपी कर सकता था, ये सुनो हर तरीके की दिक्कत। एक बार आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कंपनी से दूसरा अप्लाई करके ले सकते थे। लेकिन आपको पता है कि कितना टाइम लगता है किसी भी ऑफिशियल वर्क को कराने में। आप एप्लीकेशन दोगे, फिर वहां से अप्रूव होगी, एफआईआर मांगेगी पहले वो आपसे, यस और नो। आपको पता है किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को चाहिए, अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको एफआईआर की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। तो इट वॉज अ टीडियस टास्क। और दूसरा, घर में अगर 10 लाख रुपए भी पड़े हुए हार्ड कैश मनी, हार्ड कैश, और बैंक में 1 करोड़ भी पड़ा हुआ है, तब भी कौन सा ज्यादा रिस्क पे है, घर वाला। घर वाला। चोरी हो सकता है, और दूसरा हमारे मोदी साहब आ सकते हैं, भाइयों बहनों आज शाम से तुम्हारे घर में पड़े हुए 1000 और 500 के नोट, कागज के टुकड़े, ऐसा नो, बैंक में पड़े नोटों, बैंक में जो नोट है आपके, बैंक में जो आपकी मनी, उसका तो ये नहीं हुआ, हो सकता। तो पहले क्या होता था, आज से 20-30 साल पहले अगर किसी को शेयर खरीदना होता था वो कंपनी को चेक भेजता था, कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट भेज देती थी। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, यस और नो। लेकिन ये चेंज हुआ, और क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये बोला कि जिस तरीके से लोग अपना पैसा एक अकाउंट में रखते हैं, जो कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, सेविंग्स आप और मेरे लिए करंट, ऑफिस बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोलता है, और आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। तो जैसे अगर हम एक इंसान अपना पैसा बैंक में रख सकता है एक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो शेयर सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी जा सकती। पहले पहले जो कम्युनिकेशन होती थी वो लेटर के थ्रू होती थी, घूम जाते थे, पोस्ट में जाते थे, फट जाते थे, ठीक है ना। अब वो भी ईमेल में होने लगे, जो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो अब ये चीज भी इलेक्ट्रॉनिकली क्यों नहीं हो सकती। तो एक नया सिस्टम बनाया गया कि जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट वी विल हैव अ सिक्योरिटीज अकाउंट। वो एक इलेक्ट्रॉनिकली आपको एक तिजोरी होगी, आपका एक वॉल्ट है जिसपे आपकी सारी सिक्योरिटीज रखी जाएगी, यस और नो। उसका नाम क्या है, डीमैट। ये समझ में आ गई बात। अब अगर मैं बात करूं, आपका डीमैट अकाउंट आपका है, लेट अस अज्यूम आपने डीमैट अकाउंट खोल दिया, लेट अस अज्यूम। दो चीजें बताऊंगा, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों बताऊंगा। प्राइमरी मार्केट में आपने कंपनी से अप्लाई किया डीमैट शेयर्स के लिए, ठीक है, आपने कंपनी को एप्लीकेशन दी कि मेरे को अपनी कंपनी के 100 शेयर दे दो, मैं आरटीजीएस से आपके अकाउंट में पैसा भेज रहा हूं। आपने आरटीजीएस किया, अपने पैसा भेजा, और कंपनी ने आपको शेयर देने हैं, लेट अस अज्यूम। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी का सीधा बात होगी कि आपने उनको बता दिया कि मेरा डीमैट अकाउंट नंबर ये है, आप इसमें शेयर डाल दीजिए। तो अगर आपको शेयर मिले तो कंपनी आपके डीमैट अकाउंट नंबर में शेयर डाल, इट्स एज सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो कितने स्टेप का प्रोसीजर है, ये 1 या 2 स्टेप का। आपने अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट, आपने कंपनी को अप्लाई किया, कंपनी ने आपको शेयर दे दिया, इतना इतना छोटा प्रोसीजर है। ये है प्राइमरी मार्केट का प्रोसीजर, जो हमारे कोर्स में नहीं है। मैंने बस आपको बताया है कि प्राइमरी मार्केट में अगर आपको कंपनी को वो शेयर्स खरीदने हैं कंपनी से, तो आप कैसे करो। समझ में आ गई बात। देखना, ये मेरे को देखिए, सबने नाम लिख दिया, किसी का नाम रह तो नहीं गया इसमें, सबने लिख दिया ना। अब हमारे कोर्स में जो प्रोसीजर है वो कौन कौन सा है, वो है सेकेंडरी मार्केट। क्या सेकेंडरी मार्केट मतलब, सर आपके पास या तो शेयर्स है या नहीं है,
या तो आप खरीदना चाहते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को, कोई एग्जिस्टिंग शेयर्स को, या आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचना चाहते हो। समझ में आई बात? ये प्रोसीजर आज मैं आपके सामने यहाँ पे सिखाऊंगा। प्राइमरी वैसे समझ आया आपको कितना कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग जैसे मान लीजिए कोई भी आईपीओ आता है न्यूज़पेपर में, आपको पता चल जाएगा, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जैसे, इतना सिंपल है, आप जैसे अपना आधार कार्ड अप्लाई कर देते हो ना, वैसे आप अपना डीमैट अकाउंट अप्लाई कर दो। घर बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? आप किसी भी बैंक वाले को कॉल करके उनका होम सर्विसेज ले सकते हो, वो आएगा आपसे 100-200 रुपए लेगा, आपका डीमैट अकाउंट खोल देगा, विद इन 24 आवर्स आपका डीमैट नंबर आ जाएगा। ठीक है, बस आपका काम शुरू, आपका डीमैट अकाउंट शुरू, आप बैंक किसी भी कंपनी से आप शेयर खरीद सकते हो और अपना डीमैट अकाउंट में डलवा सकते हो। समझ में आ गई? बट दिस इज नॉट इन आवर कोर्स, क्योंकि प्रोसेस है ही नहीं, ये तो दो स्टेप का प्रोसीजर है। हम जो सीखने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेल और परचेज सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, एंड स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेकेंडरी मार्केट। मतलब या तो आपके पास शेयर्स है, वो आप बेचना चाहते हो, या आपके पास नहीं है, वो शेयर्स ऐसे जो पहले इशू हो चुके, वो आप खरीदना चाहते हो। जहां तक बात समझ में आई? अगेन आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, आई एम यूजिंग शेयर, इट कैन बी सिक्योरिटीज, बट प्लीज बियर विद मी, वो जुबान पे चढ़ी हुई बात होती है ना, तो वो एक तरीके से शेयर निकलता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ कुछ ड्राइंग बनाऊंगा जो आप अभी मेरे साथ नहीं बनाओ, ठीक है? अभी आप मुझे बनाने देना ये ड्राइंग को जो मैं बना रहा हूँ, फिर मैं आपको अब एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। प्लीज वीडियोज ऑन करिए सब बच्चे, अभी हंसना भी मत, जो बनते हुए आपको लगे कि सर ये क्या बना रहे हो, अभी हंसना भी मत, ठीक है? थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है। मेरी बेटी क्या कह रही है? हाँ, मेरे को लगा बिल्डिंग बोला आपने, मेरे को लगा मेरी बेटी। आपकी बेटी तो बेटा बिल्डिंग कोई नहीं, बस थोड़ा साथ से ऐसे निकल जाना, जाओ वहां से, ऐसा कोई नहीं, थोड़ा सा ऐसे। कैसे पता आपको कि आपके साथ वाले घर में आ गए? ये वो जनानियों में से है, पहले उसको बिठा देती है माई को, आ बता क्या खबर लाई, किसका पति किसके साथ भागा है? बेटा ये मैंने C1 लिखा है, C1 का मतलब क्लाइंट 1, जस्ट कंफर्म। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। आप मतलब आपके मन में कोई ऐसा नाम वाम आ रहा? मैं दक्ष को यार इतना इमेजिन कर रहा था, मतलब नहीं वैसे नहीं, मतलब मैं इमेजिन कर रहा था, मैं पूरा ये जो मैंने बनाया अपने मन में बनाया कि वहां मैं C1 की जगह दक्ष को रखूंगा, मतलब क्लाइंट 1 की जगह, तो वो अब आया ही नहीं। मैं तो आज सोच रहा था कि यहाँ पे मैं दक्ष को बिठाऊंगा, यहाँ पे एक और बच्चे को बिठाऊंगा, ऐसे खेलेंगे, पता। अरे खेलने का मतलब ये प्रोसीजर समझेंगे आप, खेलने वाले का गलत मतलब मत समझो। एसी चालू कर दूं? अच्छा अभी करता हूँ, अभी चालू कर। चलिए बच्चों, अब समझते हैं ये क्या बनाया सर। दिख रहा है बच्चों? अभी अरे दिख रहा है सबको? हाँ, देखिए बच्चों, समझो। अब यहाँ देखिए बच्चों, प्लीज 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 प्रमोद, हो गया? यहाँ समझिए बच्चों, यहाँ समझिए, ये है, ये जो मैंने बनाया है, ये है एक स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने बनाई है बॉम्बे की। आई हैव कनेक्शंस विद यू नो बॉम्बे, बस कभी फ्लॉन्ट नहीं किया। ओके, तो बॉम्बे, ये जो है अपना बॉम्बे में जो कनेक्शन है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये है एक क्लब जहां पे गेम्स खेलते,
लेकिन ये है एक एलीट क्लास का क्लब। ऐसे कोई नहीं कि कोई भी शक्ल उठा के इसके अंदर चले जाए, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बैठे हैं बहुत बड़े बड़े बाउंसर्स और उन्होंने बोला जी अंदर जाने के लिए मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। और उस मेंबर को बनने के लिए मैंने कहा बना दो मेंबर, क्या बात होगा, कहता 50 लाख रुपए लगेगा, 50 लाख। मैंने कहा भैया ये तो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। मैंने कहा और कोई तरीका नहीं है इसमें अंदर जाने के लिए, तो इसने कहा कि देखो बाहर दलाल घूम रहे, ये भी है मेंबर्स है, इनकी सर्विसेज लेके अंदर चले जाओ। मैंने कहा ये बढ़िया तरीका, ये सुनो। तो मैंने देखा B1 घूम रहा है, B2 घूम रहा है, ये बाहर बड़े सारे दलाल घूम रहे हैं। ये इसके क्या है, मेंबर्स। इन्होंने 50 लाख रुपए दे रखे, इनको एंट्री मिली हुई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अप्रोच किया जितने भी हम जैसे क्लाइंट थे वहां पे, और उनको कहा कि अगर आप अंदर जाके यहाँ पे खेलना ही चाहते हो गेम, जुआ खेलना चाहते हो, तो ऐसा करो कि आप हमारी सर्विसेज ले लो, हम आपसे कमीशन लेते रहेंगे। आपको 50 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे नंबर को यूज करके अंदर चले जाओ, हमारी सर्विसेज लो, हम आपसे कमीशन लेते रहेंगे। मैंने कहा ये तो सिंपल, अच्छी बात है, 50 लाख रुपए बच जाएगी, थोड़ी बहुत कमीशन ले लेंगे, ये सही है। समझ में आ गया पॉइंट इतना? तो समझना इसको, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज से ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। क्लाइंट स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्टेड नहीं है, क्लाइंट ब्रोकर से कनेक्टेड। समझ आ रहा है पिक्चर? ये जो है स्टॉक एक्सचेंज, ये किसके किसके थ्रू चल रही है? व्हाट इज एनएसडीएल? व्हाट इज एनएसडीएल? डिपॉजिटरी। याद करिए, कस्टोडियन। तो चाहे आप ब्रोकर 1 के थ्रू शेयर्स को खरीदो या बेचो, चाहे ब्रोकर 2 के खरीदो, चाहे कितने ही ब्रोकर हो, किसी के भी थ्रू खरीदो, अल्टीमेटली एनएसडीएल के पास रिकॉर्ड जा रहा है। समझ में आ गई बात? ओके। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट है जहां पे आपका छोटा सा एक वॉल्ट है C1, ऐसे C2 का भी वॉल्ट है, ऐसे B1 का भी एक तिजोरी है, ऐसे B2 की भी एक तिजोरी है, और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज की भी एक तिजोरी है। इलेक्ट्रॉनिक कोई है नहीं, बस जैसे होता है ना क्लाउड में है, ठीक है। ये है आरबीआई। आप कहीं, मैंने आरबीआई इसलिए लिखा, आप एसबीआई में अकाउंट खोलो, आप पीएनबी में खोलो, अल्टीमेटली तो आरबीआई के पास ही जा रहा है, तो मैंने आरबीआई लिख दिया। ऐसे आरबीआई के पास जैसे बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, C2 का भी एक बैंक अकाउंट है, B1 का भी एक बैंक अकाउंट है, B2 का भी एक बैंक अकाउंट है, स्टॉक। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। ये जो मैंने बनाया है, कोशिश की है बनाने की, से भी ये, हाँ वॉच डॉग है, क्या हो गया? SEBI is also known as a watchdog of the securities market. So I have tried to make it as a watchdog. ठीक है, तो it is covering every aspect. It is covering C. क्या हुआ? अच्छा है ना? अच्छा है, elongated है, अच्छा है। हाँ, C1 इसके ऊपर भी, इधर भी सबके ऊपर वॉच है। देखो, हर इसकी पावर इतनी ऊपर है कि एनएसडीएल से भी ऊपर है, बीएससी से भी ऊपर, सबसे ऊपर है। अगर कोई भी गड़बड़ करेगा, चाहे वो C हो, चाहे वो B हो, अगर कोई भी गड़बड़ करेगा, चाहे वो C हो, चाहे वो B हो, चाहे वो N हो, चाहे वो R हो, कोई भी गड़बड़ करेगा, ये उसके अंदर, उसके ऊपर सीधा का सीधा क्या कर सकता है? कार्रवाई कर सकता है, प्रोसिक्यूशन। ये समझ में आई पहले पिक्चर? ये समझ में आई पिक्चर? अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आप लोग बच्चे पेज नंबर, बस इस पेज को खोल दीजिए अपने बुक में, पेज नंबर 10.8, नहीं हाँ 10.8, सिर्फ हेडिंग देखिए। चलिए, आप लोगों को समझ आ रहा है, ऑनलाइन वालों को ये पिक्चर समझ में आ गई? अभी बनाना नहीं है। ये टोटल 10 स्टेप का प्रोसीजर। पहले 6 स्टेप इतने इजी है कि मतलब कुछ भी नहीं है। बच्चों थोड़ा इमेजिन करोगे, थोड़ा इमेजिन करना, जो मैं बोलूंगा इमेजिन कर, सिर्फ वही इमेजिन करना है जो मैं बोलूंगा, और कुछ आप दूसरे वर्ल्ड में चले जाओ वो नहीं, ठीक है। जो मैं बोलूंगा वो इमेजिन। अब आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो बच्चों, प्लीज प्लीज, मान लेते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको मैंने क्या बोला, इधर इस क्लब में जाके खेलना है। इधर देखिए, बाहर बहुत सारे ब्रोकर्स घूम रहे हैं, हमारी सर्विसेज ले लो, हमारी सर्विसेज ले लो। आप किसकी सर्विसेज लोगे? जिसकी गुडविल अच्छी है, जिसकी कमीशन सबसे बियरेबल है, जो लग रहा है कि एक ट्रस्टवर्दी बंदा है, क्योंकि आप अपना पैसा भी दोगे, आप उसको शेयर्स वगैरह भी खरीदने का सारा, उसको एक अपना सब कुछ ही दे दोगे, एक तरीके से बैंक अकाउंट वगैरह भी दोगे, ऐसा हो। तो मैंने चूज कर लिया B1, आई एम C1, आई एम क्लाइंट 1। मैंने चूज कर लिया B1, मेरा ब्रोकर है, और ऐसे मान लो कोई आप में से एक क्लाइंट 2 है, और ये इसका ब्रोकर है B2। समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप की सिर्फ हेडिंग रीड करो, सिर्फ हेडिंग, स्टेज रीड करो, सिलेक्शन ऑफ द ब्रोकर। क्यों ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ा? क्योंकि यू कैनॉट एंटर इन दिस फील्ड विदाउट मेंबरशिप, एंड मेंबरशिप विल मिनिमम कॉस्ट यू 50 लाख। अगर है तो बन जाओ ब्रोकर, खुद बन जाओ ब्रोकर।
मैंने आपको बताया था, मेरे को पता नहीं आप वो बंद हो गया कि नहीं, मैंने देखा नहीं, नोटिस नहीं किया। अगर बोर्ड लगा हुआ है तो आप जाके देख सकते हो, नीचे जाके देखोगे बोर्ड लगा हुआ है, BSC मेंबर नंबर लिखा है, ही इज द ब्रोकर, जो मैंने आपको बताया था ना, रैम सिक्योरिटी। अगर बोर्ड लगा हुआ है तो आप देख सकते हो, उसका BSC का नंबर भी लिखा हुआ है और उसका NSC का नंबर भी लिखा हुआ है, दोनों का मेंबर। ठीक है, जो मैंने आपको नीचे मोमोज वाले के पीछे बताया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। अभी डिटेल में भी थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जब आप ब्रोकर कोई भी चूज करते हो, ठीक है, तो आपको उसके साथ जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जब आप बैंक जाते हो तो पहले तो एक तो KYC फॉर्म भरा जाता है। KYC फुल फॉर्म पता है, नो योर कस्टमर। ठीक है ना, फ्रॉड्स बहुत होने लग गए, तो हर बैंक वालों ने KYC फॉर्म भरवा लिया। अकाउंट फॉर्म से अलग है KYC, जिसमें बेसिकली आपका नाम, जो बेसिक डिटेल्स है, एड्रेस, ये सब पता चले, जिससे कि आप कभी भाग जाओ कहीं को तो हम उसको पकड़ सके। ये बेसिकली यही है जब इतने फ्रॉड होने लग गए। वैसे ही जब आप अपने एक ब्रोकर को चूज करते हो तो उसके साथ आपको एक करना पड़ता है क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट फॉर्म, कि उसमें ये लिखा है कि मैं आपको ये पावर्स दूंगा कि आप मेरे बिहाफ पे अंदर जाके खेलो, मतलब शेयर्स वगैरह खरीदो। ये समझ में आ गई बात। उसको बेसिक डिटेल्स बतानी पड़ेगी, जैसे आपका नाम क्या है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो मैं बताता हूँ क्या है, वो है पैन नंबर। मैंने आपको कल पैन नंबर का हिंट दिया। व्हाट इज द पैन नंबर? इनकम टैक्स की पहचान। आप हर बंदे का एक 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। जैसे मेरा है AJNYPG 5768K। ठीक है, ये मेरा पैन नंबर। तो इसकी अगर आप मेरे इनकम टैक्स में कुछ भी जानना चाहते हो मेरे बारे में, कि मैंने कब से इनकम टैक्स भरना शुरू किया या कुछ भी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे इस पैन नंबर को डाल के सारी डिटेल आ सकती है, सब कुछ आ सकता है कि मैंने कितनी की इनकम टैक्स भरी, फाइल की, रिटर्न, सब कुछ आ सकता है फ्रॉम द टाइम आई हैव स्टार्टेड फाइलिंग द इनकम टैक्स। तो क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जो टैक्स पे, मतलब जो जिनका वो है पैन नंबर है, इसलिए पैन डिटेल इज मस्ट। पैन नंबर तो देना ही देना पड़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे मैं 1 मार्क का क्वेश्चन भी लिखवा होगा कि व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू प्रोवाइड टू योर ब्रोकर, पैन। समझ में आ गया? अब क्या होएगा, जब आपने अपना ब्रोकर चूज कर लिया, मैंने B1 चूज कर लिया, मैंने B2 चूज कर लिया, सबसे पहले तो ब्रोकर पूछेगा कि भैया कोई बैंक अकाउंट, अगर देखो खेलना अंदर जाके, ये होता है व्हाइट मनी से, ये सारा का सारा व्हाइट मनी से, यहाँ कैश नहीं चलता। ठीक है, ये व्हाइट मनी का सौदा है सारा। तो व्हाइट मनी किसके थ्रू ट्रांजैक्ट होता है? बैंक। तो सबसे पहले तो वो पूछेगा भाई कोई बैंक अकाउंट है? नहीं है तो कोई नहीं, हम खुलवा देते हैं, ब्रोकर है वो बैंक अकाउंट भी खुलवा देगा 1 सेकंड में। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, हम मान लेते हैं कि आपका एक बैंक अकाउंट खुल गया C1, ऐसे ही इसका भी एक बैंक अकाउंट खुल गया C2। समझ में आ गई बात? C1 आप मेरा हो गया, C2 आप में से किसी एक बच्चे का हो। आप क्लाइंट 2 हो, मैं क्लाइंट 1। समझ में आ गई बात? फिर वो बोलेगा कि भैया डीमैट अकाउंट है, मैं बोलूंगा नहीं मेरे पास तो डीमैट अकाउंट नहीं। अगर है डीमैट अकाउंट तो वो आपसे उसका नंबर पूछ लेगा। अगर आप बोलोगे कि जी मेरा डीमैट अकाउंट नहीं है, तो वो बोलेगा ठीक है सर मैं आपका डीमैट अकाउंट खुलवा देता हूँ। तो वो मैंने आपको जैसे बताया, एक डीमैट अकाउंट मेरा है और एक डीमैट अकाउंट आपका खुल गया। समझ में आ गई बात? डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक एन, जैसे बैंक अकाउंट है वैसे डीमैट कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है, एक नंबर होता है उसका। आप कभी भी जाके अपने ब्रोकर की साइट पे जाके, जैसे मेरा ब्रोकर है, मैं उसकी इंटरनेट पे मतलब उसका साइट ओपन करता हूँ, वहां पे आ जाता है एंटर योर डीमैट नंबर, मैं नंबर डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, मेरे को मेरा डीमैट अकाउंट खुल जाता है। मेरे को पता चल जाता है कि मेरे अकाउंट पे क्या क्या कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज पड़ी है। इट इज एज सिंपल एज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये समझ, 2 स्टेप समझ में आ गए आपको? सेकंड स्टेप पढ़िए क्या? तो फर्स्ट 2 स्टेप्स तो बड़े सिंपल समझ में आ गए, क्योंकि अभी ये खेलेगा क्या, मान लो ये अंदर चला भी जाता है, मैं उसको बोलता हूँ कि अंदर जाके इस शेयर पे दाव लगा दे, मैं बोलता हूँ, मान लो मैं जीत भी जाता हूँ, तो पैसा कहाँ आएगा, शेयर कहाँ आएगा? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, डीमैट अकाउंट खोल दो। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? पहले 2 स्टेप समझ में आ गए? डिटेल में नहीं पढ़ रहे, अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, पहले 2 स्टेप पढ़े, समझ में आ गए? ऑनलाइन बच्चे जो भी बैठे हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपना नाम लेके क्वेश्चन बोलना शुरू करें। ठीक है जी, ओके। अब हमारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये आपका बैंक अकाउंट है, ये मेरे ब्रोकर का बैंक अकाउंट है, ये मेरे आपके ब्रोकर का बैंक अकाउंट। ऐसे ये मेरा डीमैट है, ये आपका डीमैट है, ये मेरे ब्रोकर का डीमैट है, ये आपका ब्रोकर का डीमैट है, ये स्टॉक एक्सचेंज का डीमैट। स्टॉक एक्सचेंज भी एक बॉडी है ना, एक स्टॉक BSE का अपना अकाउंट है बैंक में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मेंबर नहीं चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रोकर की सर्विस लेनी। डीमैट ब्रोकर को भी खोलना है, या तो आप मेंबर बन के भी खोल लो, लेकिन मेंबर क्यों बनना है आपको, आप किसी भी मेंबर की सर्विस ले लो बस। ठीक है ना, बैंक है, आपको बैंक में अकाउंट खोलने के लिए बैंक थोड़ी ना, बैंक की मेंबरशिप थोड़ी ना लेनी है, वो तो ले रखी है लोगों ने, आप उनकी सर्विसेज ले। समझ में आ गई पॉइंट? ठीक। अब देखो, हाँ जी बेटा बोलो। सर NSGL क्या होता है? NSGL क्या होता है सर? मैंने ना कल आपको बताया था, शायद आपने कल की क्लास नहीं देखी। जैसे RBI होता है ना सर, RBI क्या है कि सारे बैंकों का जहां पे भी आप पैसा रखते हो,
आरबीआई रखवाली करता है उस पैसे की, यस और नो? हाँ जी वैसे सर। ही आप कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो, चाहे किसी भी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, चाहे इंडिया में कहीं भी खरीदते हो, एनएसडीएल नाम की एक जगह है जो उसकी रखवाली करता है कि ड्रोन के नाम पे ये शेयर्स आज है। मतलब वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जो ये देखती है कि सारे के सारे किस बंदे के नाम पे कितने शेयर्स है, सारे अकाउंट उसके पास। ओके। ये है एनएसडीएल। एनएसडीएल ही वो जगह है जहां पे आपका डीमैट अकाउंट खुल रहा है, बस खुल वो आपके ब्रोकर के थ्रू रहा है। ठीक है, जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपका बैंक अकाउंट खुल तो आरबीआई के पास ही रहा है, बस वो खुल रहा है एसबीआई के थ्रू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बिल्कुल वैसे ही। चल यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? अब शुरू होता है गेम। देखो बच्चों, अब आपको या तो शेयर बेचना है या शेयर खरीदना है, सिक्योरिटी। मैं ऐसा करता हूं, मैं दोनों ट्रांजेक्शन करता हूं। मैं मानता हूं कि मैंने एक आईपीओ में शेयर ले लिए थे कभी पहले, ठीक है, मैंने पहले ले रखे थे और मेरे को वो बेचने हैं। मेरे डीमैट में पहले से शेयर पड़े हुए, आपको वो शेयर खरीदने। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, आपको शेयर खरीदने और मुझे शेयर बेचने हैं, ये बात अभी किस किस को पता है? ब्रोकर को तो बताएंगे, अभी तो मुझे और आपको ही पता है, यस और नो? और किसी को तो नहीं पता ना। अब आप अंदर जाके कर नहीं सकते ये कि जी मैं खुद जाके अंदर बोल दूं कि मेरे पास इतने शेयर पड़े हैं, प्लीज कोई खरीद लो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये बात किसको बोलोगे? अपने ब्रोकर। मैं अपने ब्रोकर को बोलूंगा, लेट अस अज्यूम मेरे पास पीएनबी के शेयर्स है, मैं उसको बोलूंगा भाई मुझे 500 शेयर्स पीएनबी के बेचने हैं, इस रेट पे मेरा मन है बेचने का। आई बात समझ? ठीक है, ऐसे आप बोलोगे कि मुझे 500 शेयर खरीदने हैं और मैं इस रेंज के बीच में खरीद सकता हूं। जैसे मैंने कोई भी ले लो, जैसे मैंने बोला मेरे को ना पर शेयर 100 101 के बीच के बेचने, मतलब इसके बीच में कुछ भी बिक जाए, 100 का बिक जाए, 100 रुपए 10 पैसे का बिक जाए, ऐसे ऐसे। और आपने बिडिंग दे दी है कि मैं शेयर खरीदने को तैयार हूं 99 से 101। समझ में आ गई बात? अब क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया? थर्ड स्टेप पढ़िए। वी हैव प्लेस्ड द ऑर्डर विद आवर ब्रोकर, यस ऑन। जैसे ही ये भारी खड़ा है, ये भारी खड़ा है अभी, जैसे इसने ऑर्डर मिला इसको, ये क्या करेगा? एक रिसीट काट के देगा, भाई आपने ये बोला है, ठीक है, आप साइन आप भी कर दो, मैं भी कर देता हूँ कि आपने बोला है कि मैं आपके बिहाफ पे जाके अंदर शेयर खरीद लूं कि बेच लूं। ऐसा ना, प्रूफ तो होना चाहिए ना रिटर्न में, क्योंकि दोनों के पास रिटर्न में होना चाहिए। तो ये आपको इशू करेगा इशू करेगा ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। जैसे ही आप ब्रोकर को ऑर्डर दोगे, अभी कुछ मत पढ़ो, ये आपको एक स्लिप देगा जिस पर लिखा होगा कि आपने मुझे ये शेयर बेचने को या खरीदने को बोला है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मुझे बताइए, अब कितने लोगों को पता है कि ये शेयर खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं? 4। एक तो आप और मुझको, एक तो आपको और मुझको, एक आपके ब्रोकर को, एक मेरे ब्रोकर को, ये दोनों। लेकिन 4। लेकिन क्या बेटा, ये वीडियोस ऑन करो, मेहुल, अक्षत, विश्वास, सब बाहर जाओगे। लेकिन क्या पब्लिक को पता है? और क्या हम आपके ब्रोकर और मेरे ब्रोकर को पता है आपस में? क्या आपको और मुझको पता है आपस में? नहीं, हम बस 4 इंडिविजुअल लोग हैं जिनको ये पता है कि ये शेयर बेचना चाहते हैं, ये शेयर खरीदना, इंडिविजुअल। अभी तो किसी और को नहीं पता। अब क्या होएगा? अब गेम है ब्रोकर्स का। अब ये दोनों ब्रोकर अंदर जाएंगे, ठीक है। अंदर जाने का मतलब क्या है? एक जगह है, मानो आप एक फिजिकल प्लेस है, अभी आप मान के चलो एक फिजिकल प्लेस है, ग्राउंड है, वहां ये जा रहे हैं, वहां कुछ मॉडरेटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनको जाके उन्होंने बोला, एक ब्रोकर ने आके बोला भाई मेरे पास ब्रोकर अब किसी क्लाइंट का नाम नहीं लेगा कि मेरा क्लाइंट है राहुल गुप्ता, नहीं, मेरे पास 500 शेयर है पीएनबी के जो मैं इतने के बेचना चाहता हूं। ये मेरे ब्रोकर ने बोला, अनाउंस किया यहाँ पे आके। ऐसे ही आपके ब्रोकर ने यहाँ पे आके बोला कि मेरे को 500 शेयर पीएनबी के खरीदने इस रेट पे, ठीक है। आप लोगों ने दोनों ने क्या किया? आपके ब्रोकर मेरे ब्रोकर ने क्या किया? 4th स्टेप पढ़िए, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। उन्होंने क्या किया? जो ऑर्डर उनको मिला, उन्होंने आगे जाके उसको एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होएगा, व्हाट विल हैपन? जो ये गेम को चला रहे हैं, जो इस गेम को चला रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे एक स्क्रीन है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, जिसपे ये फ्लैश कर देंगे कि 500 शेयर पीएनबी के इस रेट में, जो भी रेट था XYZ पे सेल बिकना चाहते हैं, बिकने के लिए आए हैं। एक स्क्रीन चल रही है बहुत बड़ी, इधर बहुत बड़ी स्क्रीन है, उधर आपका ये रेट फ्लैश होने लगे। किसी ब्रोकर का नाम नहीं, कुछ नहीं, बस वो रेट फ्लैश हो रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे एक और रेट फ्लैश हो रहा है कि यही 500 शेयर पीएनबी के कोई बंदा इस रेट पे खरीदना चाहता है, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे ही कोई भी दो रेट्स, ये बहुत सारे रेट्स फ्लैश हो रहे हैं, बहुत सारे रेट्स फ्लैश हो रहे हैं, जैसे ही कोई भी दो रेट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे
जो रेट मैंने बोला था बेचने का 100 से 101 2 बोला था मैंने, आपने 99 से 101 बोला था, अगर वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं तो ये जो लोग चला रहे हैं इस सिस्टम को, जो चला रहे हैं लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, वो क्या बोलेंगे दोनों ब्रोकर्स को बुला के, भैया हो सकता है अब तुम्हारे बिक सकते हैं, तुम खरीद सकते हो, बोलो फाइनल करे क्या मामला, लास्ट टाइम बोलो फाइनल करे क्या, समझ में आई बात। अब क्या होगा, ब्रोकर एक बार क्या करेगा, कहेगा ठीक है फाइनल करो, वो क्या करेगा एक बार फाइनली अपने क्लाइंट से पूछ लेगा या नहीं पूछेगा, अगर उसको लगता है मैं पूछ लेता हूँ तो ठीक है, नहीं लगता तो वो ओके करेगा, क्योंकि पहले ही उसके पास पावर तो आई चुकी है बेचने की, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों को ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे शेयर बिक सकते हैं, हमारे शेयर खरीदे जा सकते हैं, ये दोनों बाहर आएंगे, इस फील्ड से बाहर आएंगे और अपने अपने क्लाइंट को, जैसे मैं और आप में से एक जना, उसको बोलेंगे, एक स्लिप देंगे कि तेरे शेयर बिक गए या तेरे शेयर खरीद लिए मैं। यहां तक बात समझ में आई। फिफ्थ स्टेप पढ़िए क्या, इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन, मतलब जो आपने बोला था ऑर्डर दैट हैज बीन कंफर्म हो गया अब आपका ऑर्डर, आपने जिस रेट पे बोला था मैंने बेच दिए, आपने जिस रेट पे बोला था मैंने खरीद दिए। यहां तक समझ में आया। अब ये वापस अंदर आएगी और ये जो है जो चला रहे हैं यहाँ के मॉडरेटर्स जो है, वो इनको फाइनली बोले कि भाई ये स्लिप बना के देंगे कि आप ब्रोकर नंबर दिस आपके 500 शेयर इस रेट पे बिक गए हैं, ठीक है, फाइनली ये होएगा। और ऐसे ही दूसरे को बना के देंगे ब्रोकर नंबर दिस आपके 500 शेयर इस रेट में बिक चुके। ब्रोकर को ये 3 दिन देंगे इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज मतलब 3 डेज वाई, कि अगर बेचे हैं तो शेयर दो हमें, स्टॉक एक्सचेंज ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें शेयर दो और हम तुम्हें पैसे दे देंगे, और अगर खरीदे हैं तो आप हमें पैसा दो और हमसे शेयर बेचो। समझ में आया, 3 दिन देंगे। अब 3 दिन में क्या क्या होगा वो बताता हूँ, इतनी बात समझ में आई। ब्रोकर क्या करेंगे, जैसे ही वो स्लिप इनके पास आई, ब्रोकर्स के पास आई, इसमें से अपनी कमीशन काट देंगे या ऐड करेंगे, मतलब अगर बेचे है पैसा आया है अगर ब्रोकर के पास तो वो अपनी कमीशन काट देगा, और जो नेट अमाउंट है वो बोलेगा क्लाइंट को कि भाई तेरा पैसा इतना मेरे पास पड़ा हुआ है, ये ले जाइए और मेरे को शेयर दे जाइए। और अगर इन्होंने खरीदे है तो क्या करेंगे, जो अमाउंट के शेयर खरीदे प्लस कमीशन ऐड की, इतनी कमीशन मेरी है, आप मेरे को पैसा दो और मैं आपको शेयर। समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप पढ़िए, 6 स्टेप, इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट, ये व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, दिस इज अ फाइनल डॉक्यूमेंट जिसपे ब्रोकर्स ने लिखा है कि आपके कहने से मैंने इतने शेयर खरीदे, इतने शेयर बेचे, ये मेरी कमीशन है, ये आपके पैसे या तो आपने मुझे देने हैं या मैंने आपको दिए। ये जो डॉक्यूमेंट है इट इज टाइम स्टैम्प्ड, मतलब इसमें एक एक सेकंड लिखा होता है कि आपके शेयर इस टाइम पे इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड में बेचे थे। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। कल को पता चलता है कि आपके ब्रोकर ने बोला कि आपका शेयर 500 रुपए का मतलब एक शेयर आपका 100 रुपए का बेचा था, लेकिन एक्चुअली में वो 100 का कभी बेचा नहीं, उसने 110 का बेचा था। तो आप, और आपको कैसे पता चलेगा, आप आपके मन में डाउट आएगा, गूगल। गूगल एक ऐसी जगह है जहां पे आप अभी भी किसी भी शेयर का टाइप करो कि एसबीआई का शेयर एक 10 साल पहले इस डेट को कितना प्राइस था, पूरा आ जाएगा, सेकंड के हिसाब से आ जाएगा, आप किसी भी टाइम का पता कर सकते एक लिमिट तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप, ये टाइम स्टैम्प की वैल्यू है कि आप एक एक सेकंड का रेट पता कर सकते हो। इट इज नॉट नथिंग टू बी, मतलब इट इज नॉट हिडन, आपके पास है, आपको पता चला कि आपके ब्रोकर ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, क्योंकि ये उस पर स्टैम्प करेगा और अपना साइन करेगा ब्रोकर, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप उसको कोर्ट तक ले जा सकते कि इसे बेचे 110 के मुझे, हाँ एक सेकंड उत्कर्ष, इससे बेचे 110 के मुझे 100 रुपए के हिसाब से पैसे। समझ में आई। इससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट थे, चाहे वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप थी, चाहे वो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप थी, दैट वाज जस्ट अ डॉक्यूमेंट, दे वर नॉट लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट लीगल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि लीगली एनफोर्सेबल है। कि पहले 6 स्टेप समझ में आ गए। ओके, हाँ जी उत्कर्ष बोलिए। और उत्कर्ष पहले वीडियोस ऑन करो जल्दी से, बोलो। हाँ सर, मुझे कहना था कि गूगल तो सर अभी आया है जो चेक कर सकते हैं, वो तो हम अब कर सकते हैं ना, तो अब तो इतने स्टेप्स भी फॉलो नहीं करने पड़ते। अब तो बहुत सिंपल हिसाब हो गया है, तब तो गूगल था ही नहीं। मैं आपका सवाल समझ गया। उत्कर्ष ये कह रहा है बच्चों, यहाँ देखिए, एक मिनट प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। उत्कर्ष एक मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है, वो ये कह रहा है कि सर गूगल तो अभी आया है पिछले कितने साल, 15 साल 20 साल जो भी है, जब भी आया, लेकिन उससे पहले भी तो ये सब 98 में आया था, लेकिन उससे पहले भी तो सर ये सब होता होगा ना स्टॉक, तो उस टाइम, तो सर उस टाइम पे हर आप जब आपको किसी की भी वो चाहिए तो आप स्टॉक एक्सचेंज से पूछ सकते थे कि इस शेयर का इस टाइम पे क्या रेट है। आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती थी, आपको पता चले। सर बिल्कुल आपने सही बोला, कंप्यूटर तो अभी आया है 95 96 में, उससे पहले के रिकॉर्ड्स भी तो कहीं ना कहीं मेंटेन होते थे ना, तो जैसे वो मेंटेन होते थे वैसे ही ये मेंटेन होता था। मतलब आप कभी भी पता कर सकते हो किसी भी शेयर का प्राइस, इट इज नथिंग टू बी हिडन। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब यहां तक बात समझ में आ गई।
गलत थी, कुछ इंग्लिश गलत थी है? ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पहले 6 स्टेप्स को फिर से रिवाइज कर, पहले 6, क्योंकि जो अगले 4 है ना वो थोड़े मुश्किल है। ये 6 बहुत इजी है, अगले 4 ही टेक्निकल है, तो पहले 6 पक्के कर लेते। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो ये ढूंढो कि किसकी सर्विसेज लोगे, क्योंकि अपने आप तो सर्विसेज लेनी, या ले लो अपना ब्रोकर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 50 लाख रुपए तो ब्रोकर बन जाओ। फिर 50, वो तो सिक्योरिटी है, उससे शेयर नहीं खरीद सकते, शेयर खरीदने के लिए तो और पैसा चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्यों 50 लाख अपना डुबा रहे हो, एक तरीके से ब्लॉक की तो हो गया है ना, तो 50 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? आप 50 लाख रुपए से भी शेयर खरीदो ना। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मार्केट में जो ब्रोकर ही बनना चाहते हैं, ब्रोकर का ही बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रोकर का तो हर गेम में फायदा ही है, आप जीतो या आप हारो, वो तो कमीशन लेगा ही लेगा। ब्रोकर अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है, ब्रोकर बड़े करोड़पति होते हैं, तो वो उनका कॉल है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको शेयर खरीदने बेचने हैं तो ब्रोकर बनने की जरूरत क्या है? फिर तो आप जो ब्रोकर बना हुआ उसकी सर्विसेज लो ना। तो पहला स्टेप क्या हो गया? यू हैव टू फर्स्ट सर्च फॉर अ ब्रोकर जो ट्रस्टवर्दी बनता हो। बहुत ब्रोकर्स है, पहले ये काम, ब्रोकर का काम अलग अलग लोग करते थे, ब्रोकर्स करते थे। अब हर बैंकिंग सर्विसेज, बैंकों वालों ने भी अपना एक ब्रोकिंग सेक्शन बना दिया। ऑलमोस्ट ऑल बैंक नाउ ऑफर ब्रोकिंग सर्विसेज, जो कि जैसे एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, जो मेरे को पता है, कोटक का है। कोटक वालों का ऐसा ऑफर है कि आप अगर आप मतलब आओ, अगर आपको अकाउंट खोलना है, अकाउंट भी खोलो, साथ साथ डीमेट अकाउंट भी खोलो, साथ साथ ही खोलो। मतलब वो तो ऐसे ही करते हैं कि आप सेविंग्स अकाउंट खोलो, उसमें मिनिमम इतना बैलेंस रखो, हम आपका ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट खोल देंगे, ऐसी सर्विस देते हैं कोटक का, मुझे पता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, पहला तो ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो खोल लो। अगर डीमैट अकाउंट चल रहा है, पहले से किसी से खुलवा रखा है आपने डीमैट अकाउंट, तो आप वो अपने ब्रोकर के साथ लिंक कर दो कि ये ब्रोकर, ये मेरा डीमैट अकाउंट है, अपने पास नोट कर दे, क्योंकि सारे शेयर मेरे इसी में बेचने हैं। आप चाहो तो आप 2 डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हो, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप चाहो तो 2 डीमैट अकाउंट भी खोल लो, जैसे 2 बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं, 10 बैंक अकाउंट भी खोल लो आप, किसी ने मना थोड़ी ना किया, बट व्हाई, क्या जरूरत है? एक अकाउंट है, एक ही से काम करो, कोई आजकल तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कि है ही नहीं। व्हाइट के ये सारे, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं इसमें ब्लैक का मनी रखता हूँ, इसमें व्हाइट का। आजकल तो सारे अकाउंट व्हाइट के, ये मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट विदाउट पैन नंबर, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, खुल ही नहीं सकता पैन नंबर के बिना। और पैन नंबर जहां आपने दे दिया तो 10 बैंक अकाउंट में, आपके बैंक में अकाउंट है वो सारे एक ही है, लिंक्ड है, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप खोल सकते हो 2 अलग अलग डीमेट अकाउंट, बट क्या जरूरत है? कुछ शेयर इसमें पड़े रहेंगे, कुछ इसमें पड़े रहेंगे, तो इतनी से क्यों पालनी? ये सुनो, तो एक ही डीमेट अकाउंट, अगर पहले से तो उसको लिंक करवा लो। समझ में आ गया? 2। अब क्या है, आपको एक डिसीजन, अब आपका मन है कि मेरे को शेयर खरीदना है या बेचना है, थर्ड स्टेप जो भी आपका है, आप अपने उसको ब्रोकर को जाके ऑर्डर प्लेस कर दो। वो आपको ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देगा, दैट इज नॉट द लीगल डॉक्यूमेंट, जस्ट अप्रूव कि आपने ये मेरे को ऑर्डर दिया था। कल को आप मुकर गए कि मैंने तो देखो कभी कहा ही नहीं मेरे शेयर बेचने को, आपके बेचते शेयर का प्राइस बढ़ गया, ये तो ना हो सकता है ना, किस्मत बड़ी खराब है, ठीक है, आपके बेचते ही शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो आप अपने ब्रोकर के पीछे चढ़े, मैंने कब कहा था देखो बेचते, तो उसके पास तो कोई प्रूफ है, हालांकि कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन तब भी एक प्रूफ तो है ना कि भाई तेरा ये देख साइन हुआ है, ये देख तेरा साइन हुआ है, मैंने नहीं किया। तो एटलीस्ट वो ज्यादा तो मतलब कोर्ट में जाओगे भी, एक वो एक एविडेंस नहीं है, लेकिन उसको सुना तो जाएगा, समझा जाएगा, उसके बेसिस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, बट है, इट इज अ एविडेंस। तो ये ठीक है। आगे फिर वो अंदर गया, अंदर मतलब उसने इस न्यूज को एग्जीक्यूट किया। अब आज के डेट में कोई ग्राउंड थोड़ी ना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाना है, आज तो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो ब्रोकर सिर्फ अपने टर्मिनल से डाल देगा ऑनलाइन कि मैं ये शेयर बेचना चाहता हूँ, बस अपने ऑफिस में। और पता है मतलब एक जो सरप्राइज है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही बिल्डिंग में खरीदने वाला बेचने वाला बैठा है, क्वाइट पॉसिबल। एक ही बिल्डिंग में ऊपर खरीदने वाला बैठा है और नीचे बेचने वाला बैठा है, ये भी तो पॉसिबल है। आपको नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, बट इट इज पॉसिबल। मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ, मैंने अमेजोन से एक चीज मंगवाई थी, तो मुझे लगा कि वो उसमें सेलर का एड्रेस नहीं था, तो एक छोटा सा बैग था, अपने डॉटर के लिए मंगवाया था, तो मुझे लगा कि वो बड़ी दूर से आ रहा है, क्योंकि उसमें 3-4 दिन का था। जब वो मेरे घर आया तो उसमें होता ना कि इसका सेलर्स एड्रेस, तो वो मेरे को पता चला कि मेरा जो घर है उसके पीछे वाली सोसाइटी से आया है। इट इज मतलब है ना, ये तो आपके साथ भी होता है। अब मेरे को लगा कि यार ये तो मैं ही जाके ले लेता, ठीक है ना। तो ऐसे भी पॉसिबल है कि आपको ये नहीं पता कि आपका जो खरीदने वाला बेचने वाला एक ही बिल्डिंग में हो, और हो सकता है दोनों का ब्रोकर भी एक हो, कुछ नहीं पता किसी को। तो इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, पर ठीक है। तो हमने क्या किया, वो उसने एग्जीक्यूट किया, उसने अपने टर्मिनल में डाला कि ये शेयर मैं बेचना चाहता हूँ, ये मैं खरीदना चाहता हूँ। जैसे ही टर्मिनल में आया तो होएगा क्या, जैसे ही बीएससी के टर्मिनल पे ये फ्लैश हुआ, तो जितने भी ब्रोकर्स इससे जुड़े हुए हैं, जितने भी ब्रोकर्स इससे जुड़े हुए हैं, प्लीज बैठे, तो उन सबके उन सबके कंप्यूटर में ये बात फ्लैश होने लग गई
यस और नो? जितने भी ब्रोकर्स इस BSC से जुड़े हुए हैं उन सबके कंप्यूटर में बात फ्लैश होने लग गई कि भैया ये दो इस तरीके का एक वो चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, ठीक है कि नहीं? सबके कंप्यूटर में आने लगे, कोई अब खरीदना चाहता है, कोई बेचना चाहता है, वो क्लिक कर देगा। जैसे ही वो हुआ, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया एग्जीक्यूशन। ये हुआ, जैसे ही हुआ ऑटोमेटिकली, सब कुछ ऑटोमेटिक है, कंप्यूटर दो चीजें पकड़ेगा, जो भी दो है सबसे पहले जो भी मैच हो रहे उनको पकड़ेगा, उन दोनों के ब्रोकर्स पे एक न्यूज आएगी कि आपका जो ये सौदा था, इसको सौदा बोलते हैं, आपका जो ये सौदा था ये पूरा हो सकता है। ऐसे दूसरे के में भी आएगी, जो आपका सौदा था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि ये पूरा हो सकता है। जैसे ही ये आया, उन्होंने अपने अपने क्लाइंट को एक बार फिर बता दिया, भाई पक्की हो गई ये खबर, ठीक है, अब होने वाला है बस ये काम, ठीक है, ये हुआ। और जैसे ही ये बात का फाइनल प्रिंट आउट निकला BSC की साइड से, कहीं जाके नहीं लेना इन लोगों को, ब्रोकर्स को, इन्होंने बस प्रिंट आउट निकाला BSC की साइड से कि ये आपका पैसा ये है, 3 दिन देते हैं ब्रोकर को, आप इस पैसे को दे जाओ, शेयर ले जाओ, या शेयर दे जाओ, पैसा ले जाओ, जो भी है। जैसे ही BSC ने इनको बोला, ब्रोकर ने उसी को इन्फॉर्मेशन को बेस बना के अपना एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर दिया, जिसको उन्होंने अपनी कमीशन जोड़ ली, ब्रोकरेज जोड़ ली। यहां तक बात समझ में आ गई? ये लीगल डॉक्यूमेंट। अब गेम शुरू होगा, अब है गेम बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब एरोज बनाने जा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ऑनलाइन वाले भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पूरे यहां तक यूज होएगा, तो अगर कुछ ना दिखे तो मेरे को एक बार प्रॉम्प्ट जरूर करना। अब क्या होगा, अब ब्रोकर अपने क्लाइंट को बोलेगा, बेटा यहां ध्यान दीजिए कि बेटा भाई क्लाइंट जो भी, मतलब मैं राहुल सर या राहुल, आप मेरे को शेयर दो और पैसा ले दो। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर शेयर्स आपके पास थोड़ी ना है भी नहीं, वो तो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हो, वो डीमैट अकाउंट आपके ब्रोकर के पास ही है। यस और नो? वैसे तो ब्रोकर के पास भी नहीं है, डीमैट अकाउंट तो NSDL के पास है, ब्रोकर के थ्रू। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि आपके बैंक वाले के पास आपको पैसा पड़ा हुआ है और बैंक वाले को लॉकर के चार्जेस निकालने हैं उसमें से, तो क्या वो आपसे बिना पूछे निकाल लेगा? निकाल सकता है, उसको सब कर सकता है वो आपके बैंक में। क्या वो आपसे बिना पूछे पैसे निकालेगा? कहेगा कि बस मैंने ले लिए? यू हैव टू ऑथराइज हिम। वो एक साइन कर, पेपर पे साइन कराते हैं कि लॉकर रेंट हर महीने या हर साल आप मेरे बैंक में से निकाल सकते हो। यस और नो? अगर ये साइन नहीं है तो वो नहीं निकाल सकता आपके बैंक अकाउंट से पैसे, मानते हो? वैसे ही जब इसने ये कहा ब्रोकर ने क्लाइंट को कि आप मेरे को शेयर दो, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप मुझे ऑथराइज करो कि मैं आपके डीमैट अकाउंट से शेयर निकाल लूं और आगे उसको पास कर दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऑथराइजेशन मैंने उसको दी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऑथराइजेशन एक्चुअली में फिजिकली नहीं होती, ये मतलब उसमें हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। तो मैंने उसको ओके बोल दिया, हाँ ठीक है सर ले लो। अब क्या होगा देखना, मेरे डीमैट अकाउंट में जो शेयर पड़े हुए हैं वो निकलेंगे और वो मेरे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट पे चले जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि खरीदे किसने, मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ब्रोकर को जानता हूँ। यस और ऐसे ही ये ब्रोकर अपने क्लाइंट को बोलेगा कि भैया पैसा दो और शेयर ले जाओ। यस और नो? तो अब क्या होगा कि क्लाइंट 2 का जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, क्लाइंट 2 का जो बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो ब्रोकर 2 के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बात समझ में आई? ये चीज मैंने एक तो यहाँ पे भी बनाई, ठीक है ना, ये चीज एक तो मैंने यहाँ पे भी बनाई, ये एरो देखो, एक तो ये एरो है और एक ये एरो है, बैंक वाला यहाँ से दिखाया और शेयर्स वाला यहाँ से दिखाया। और एक और चीज, मैं यहाँ से भी एक एरो दिखा, ये मैंने यहाँ से शेयर्स पास किए, ठीक है, और यहां से मैंने पास किया मनी। यहां तक बात समझ में? इसके लिए एक दिन मिलता है, इसके लिए एक दिन मिलता है, 24 घंटे मिलते हैं इसको पास करने के लिए। तो इसको कहा जाता है टी डे। टी डे की फुल फॉर्म ट्रेड डे। ट्रेड डे का मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई। समझ में आ गई बात? अब मेरा सवाल आपसे, क्या ये पैसा जो ब्रोकर के पास पहुंच गया, ये ब्रोकर का है? क्या ब्रोकर इसको रख सकता है अपने पास? क्या ये शेयर जो ब्रोकर के पास पहुंच गए, क्या ये ब्रोकर की अमानत है, मतलब ब्रोकर का है? नॉट एट ऑल। किसी और की अमानत है वो, और अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अब ब्रोकर 2 को भी तो, ब्रोकर 1 को भी तो नहीं पता कि किसने खरीदे हैं, और इसको भी नहीं पता कि किसने बेचे हैं, लेकिन इन दोनों को ये पता है कि बीच में मीडिएटर ये है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ब्रोकर 1 अपने डीमैट अकाउंट से शेयर निकाल के स्टॉक एक्सचेंज के डीमैट अकाउंट में डाल देगा एज सून एज पॉसिबल। एंड ऐसे ही ब्रोकर 2 अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के स्टॉक एक्सचेंज के बैंक अकाउंट में डाल देगा एज सून एज पॉसिबल। समझ में आ गई बात? ठीक है? हाँ, जैसे क्या हुआ, इसके पास शेयर्स पहुंच गए, इसके पास पैसा पहुंच गया, लेकिन ना तो पैसा इसका ना शेयर इसके, तो ये अपने पास तो रख नहीं सकते, और ना ही इसको ये पता है कि ये शेयर्स इसने खरीदे
और ना ही इसको ये पता है कि इसने बेचे तो ये आपस में भी नहीं दे सकते, लेकिन इन दोनों को ये पता है कि बीच में यही लिंक है, तो ये क्या करेंगे, मीडिएटर जो है, बिचौलिया जो है, उसको दे देंगे। यस ऑन, ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैं यहाँ पे भी एरो बना देता हूँ, तो ये क्या हुआ, यहां से शेयर्स यहां चले गए फिर से, और यहां से मनी यहां चला गया। ये बात समझ में आई बच्चों? इसको कहा जाता है T+1 डे। इसके लिए अगेन एक दिन मिलता है, मैंने आपको 3 दिन बोले ना, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, T+1 डे, और यहां पे भी इसको T+1 डे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरे को बताइए, स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसा भी पहुंच गया और शेयर्स भी पहुंच गए, लेकिन क्या वो उसके है? नहीं, इसके भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं रख सकती। अब ये क्या करेगी, एज सुन एज पॉसिबल ये शेयर्स को दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में डाल देगी और पैसे को दूसरे ब्रोकर के अकाउंट में डाल देगी। यस और नो? और वो उन दोनों का भी नहीं है, तो वो भी क्या करेगी, जल्दी से जल्दी उनको दूसरे क्लाइंट के, अपने क्लाइंट के अकाउंट में शेयर्स डाल देंगे डीमेट में, और अपने क्लाइंट के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। यहां तक बात समझ में आई? तो अब देखो दो ट्रांजेक्शन क्या हो रही है, जैसे ही शेयर्स इसके पास आए तो ये अब शेयर्स इसके अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं शेयर्स, और ये ब्रोकर शेयर्स अपने क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, ऐसे ही ये पैसा जो आया, ये पैसा यहां डाल देगा इसके डीमेट अकाउंट, सॉरी इसके बैंक अकाउंट में, और ये पैसा अपने क्लाइंट के बैंक अकाउंट में डाल देगा। यहां पे देखते हैं, यहां देखते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स पहुंच चुके, इसने ब्रोकर 2 को दिए कि डीमेट में डाले, ब्रोकर 2 ने C2 के डीमेट में डाल दिए। ऐसे ही ये पैसा इसके बैंक अकाउंट में आ चुका स्टॉक एक्सचेंज के, इसने B1 के बैंक अकाउंट में डाला ब्रोकर 1, और इसने C1 के बैंक अकाउंट में डाल दिया। ठीक, समझ में आई बात? इसके लिए अगेन एक दिन मिलता है T+2 डे, T+2। समझ में आई बात बच्चों? अब एक बार 7 स्टेप से शुरू करते हैं, एक बार 7 स्टेप बोलिए क्या, और पेमेंट ऑफ कैश। इधर देखिएगा, डिलीवरी ऑफ शेयर्स और पेमेंट ऑफ कैश। समझ में आई बात? नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या है, सेटलमेंट। जो ब्रोकर्स ने सेटलमेंट की स्टॉक एक्सचेंज के साथ। समझ में आ गई? अब दो स्टेप को साथ साथ, मतलब साइड बाय साइड पढ़ेंगे एक साथ ही। तो 9th स्टेप बोलिए जल्दी से, पेमेंट फॉर द शेयर्स बॉट, एंड 10th स्टेप। अब देखिए, ये 2 स्टेप होने ही नहीं चाहिए थे, मेरे को नहीं पता क्यों बनाया, एक ही स्टेप होना चाहिए था, पेमेंट फॉर द शेयर्स बॉट, शेयर्स सोल्ड। नहीं, क्या लिखा है, पेमेंट फॉर द शेयर्स बॉट। ये शेयर्स खरीद लिए ना इस ब्रोकर ने, ये पैसा यहां गया, एंड डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन द डीमैट। समझ में आई बात? बढ़िया से। ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास कलर पेन नहीं है, वरना मैं इसको कलर पेन से करता। एक बार फिर से 7 स्टेप से देखते हैं। आपका जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट हो चुका, अब आपके मन में बोलोगे सर तो क्या इस पर एक्चुअली में 3 दिन लगते हैं? अब मैं आपको ऐसे बताता हूं बच्चों, मेल आप इलेक्ट्रॉनिकली मेल भेजते होगे, ईमेल, तो वैसे तो वो 1 सेकंड में चली जाती है, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है। जैसा नो ट्रैफिक होता है, SMS व्हाट्सएप वगैरह कभी कभी तो मतलब कभी क्या 99% तो 1 सेकंड में डिलीवर हो जाता है, बट कभी कभी एक आध दिन तो कभी नहीं हुआ, बट हाँ सर्वर डाउन है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही ये सब कुछ होने में वैसे तो लगते हैं नैनो सेकंड। आप यहाँ क्लिक करते हो, वहां शेयर आपके डीमेट में आ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मतलब सेबी ने ये बोला है कि अगर लगने का तो 1 सेकंड में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 दिन में तो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। अगर 3 दिन में भी कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब अगर आपने बेचा है तो आपके अकाउंट से निकले नहीं, और अगर आपने खरीदे हैं तो आपके अकाउंट में आए नहीं, अगर नहीं होता तो फिर आप सेबी को एक मतलब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करें। 3 दिन तक के लिए पेशेंस रखिए, मैक्सिमम 3 दिन। वैसे तो आप उसको 3 सेकंड में भी आप क्लिक करो, देखो आपके डीमेट में आ चुके हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज सर ये भी 1 दिन होने वाला है। हाँ होने वाला है, बट अभी तो नहीं, अभी तो 3 डेज का हाँ, अभी नहीं हुआ है। हाँ अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी वो उसको रहने देते हैं। एक बार मैं जल्दी से उसको बताता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। ठीक है, पहले एक बार समझते हैं 7 स्टेप से। जैसे ही आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट आया, अब आप यू आर नाउ लायबल टू इधर, मतलब आपको शेयर देने पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, यहाँ से आपने शेयर दिए, यहाँ से आपने पैसा दिया। ठीक है, जैसे ही आपके ब्रोकर्स के पास आया, उनका तो है नहीं, वो उन्होंने बीच की मीडिएटर को दे दिया। ठीक है, उनके पास जैसे आया, उन्होंने एक ही दिन में क्या किया, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने आगे क्लाइंट को दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने आगे क्लाइंट को दिया। समझ में आई बात? अब एक पर थोड़ा सा और नेमिंग कर लेते हैं इसको, जैसे टी डे कहते हैं
ट्रांजैक्शन डे एक दिन, T+1 इसको पे इन डे कहते हैं। पे इन, तो पे इन मतलब क्या होगा मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। पे इन डे वो दिन होता है जब ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स या फिर पैसा दे रहा है। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज को या तो शेयर्स दे रहा है या फिर पैसा दे रहा है, ठीक है। और जिस दिन में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को शेयर्स या फिर मतलब पैसा या शेयर्स दे रही है उसको कहा जाता है पे आउट। पे आउट, वैसे पे आउट डे वाले दिन दोनों ट्रांजैक्शंस होती है, दोनों मतलब ये भी और ब्रोकर भी आगे क्लाइंट को देता है, बट पे आउट इसको कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको। अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से अपने नोट्स में बनाएंगे, जहां पे भी जगह, मैं तो कहूंगा नोट्स में ही बनाओ, रजिस्टर में मत बनाओ, ठीक है। अच्छे से बनाओ, एरोस का खास ध्यान रखना, और इसके बाद हम इसको जल्दी से रीड करें, ठीक है। सारे 10 के 10 स्टेप हो गए, मैं 10 के 10 स्टेप का भी आपको स्लैंग भी दूंगा, जल्दी से बनाइए। T+1 के ऊपर ये पे इन, ऐसे यहाँ पे भी पे इन, और T+2 के नीचे लिखा पे आउट। पे आउट बेटा ये आप लोगों को दिख रहे थे इसे? नहीं सर। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन पहले यहाँ से बना लो, पहले इस साइड से बना लो, फिर मैं उस साइड कर दूंगा। पहले आप यहाँ तक बना लो, फिर मैं उस साइड कर। देखो सब बना लो, जिसने नहीं बना रखा सब बना लो। हाँ क्या हुआ वासु? बना रखा यश, बना रखा आपने? अब बना भी नहीं रहे हो यश, ये क्या बात है यार, मोदक बने बैठे हुए। बनाओ ना। क्या हो गया? हाँ जी, हाँ मैंने क्या कहा, T+2 में दो ट्रांजैक्शन होती है। स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को भी देता है शेयर या पैसा, और ब्रोकर आगे ट्रांसफर भी कर देता है। बट स्पेसिफिकली अगर T+2 की बात करें तो नोट लॉ में लिखा हुआ है कि T+2 वाले दिन स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को दे, बट वो होती है प्रैक्टिकली जो होता है। तो आज मेरा बड़ा अच्छा मूड है, ठीक है, तो सबको एक एक चॉकलेट मेरी तरफ से। किसी को नहीं खानी हो तो मत लेना, या छोड़ के मत जाना, पिछली बार की तरह तौहीन करते हो, ठीक है। ये पास करो। नहीं सहज ने छोड़ी थी तो सहज को देना ही मत। दो नहीं तो आए नहीं आए, दो चॉकलेट यहाँ पड़ी हुई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, मैं तो इतना ढूंढ के थाईलैंड से लेके आया हूँ, मतलब मंगवाई है। हाँ दो लो यार, दो, बस एक छोड़ देना, बस वो घर पे चाहिए होती। अरे खाने के लिए। हाँ चलिए पास करो। और अब आप लोगों में से कौन बच्चा टेस्ट नंबर 3 देगा? लेके जाओगे? हैं जी? नहीं 3 उठा ले, लेके खानी है, ये नहीं कि आप छोड़ जाओ। अच्छा क्यों ले रहे? नहीं पूरा डब्बा नहीं, पूरा डब्बा। पीछे बात कर। ये आप रजिस्टर में क्यों बना रही हो बेटा, उसमें क्यों नहीं बना रही हो? कहीं भी जगह नहीं। ये हो गया ऑनलाइन वालों का। अब मैं उस साइड दिखा देता हूँ आपको। नहीं हुआ था सर। अभी नहीं हुआ? अच्छा बच्चों एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बच्चों, कल का तो अभी डिस्कस करेंगे टाइम, सिर्फ इस संडे के लिए। आपका टाइम 3:30 बजे होता है संडे को, है ना क्लास, वो केस स्टडीज का। इस बार संडे को है केस स्टडीज की क्लास, और इस बार कौन सा चैप्टर था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो पिछली बार नहीं हो पाया था। सिर्फ इस संडे के लिए मैं टाइम चेंज करूंगा, एंड दैट विल बी सिर्फ इस संडे के लिए समवेयर अराउंड। आपकी इंग्लिश की कितने बजे होती है? 1 होती है ना, तो उससे मेरे को 1-2 घंटे पहले कर देता हूँ, जिससे आपको आधे घंटे की ब्रेक भी मिल जाए। 11 रख लो सिर्फ इस संडे, सिर्फ इस, क्योंकि मेरे को 2 बजे के बाद कहीं जाना है। सर अकाउंट्स का टेस्ट होता है। अकाउंट्स का टेस्ट आगे पीछे दे दियो, यहीं पे है ना, कोई नहीं आगे पीछे दे, बहुत जल्दी सर मैं हो जाएगा। संडे को अटेंड नहीं करूंगा। कोई नहीं बेटा, तो कुछ नहीं, आपको आना है, आप ऐसे भी वीडियो थोड़ी ना ऑन करते हो, लेटे देख लेना, कोई बात नहीं। सर एक मिनट कर, क्या? हाँ वीडियो तो ऑन वैसे भी कौन सा करते, दिक्कत थी वो तो सिर्फ बाजू दिख जाती है थोड़ी सी आपकी, और क्या है, अब वैसे भी वीडियो का ऑन करते हैं। हाँ जी उत्कर्ष क्यों नहीं अटेंड करोगे? ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन सर। मैं शिफ्ट हो रहा था मैम आपकी 11 से 12:30, इससे जिनकी इंग्लिश की उनको आधा घंटे का ब्रेक भी मिल जाए। हाँ जी बेटा उत्कर्ष।
अच्छा हाँ हाँ। ठीक है, कोई नहीं, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कर लेना, फिर आप मैं आपको आंसर की उसकी शेयर करता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा सर, कल अगले दिन रिकॉर्डेड होगी ना सर? ठीक है ना, कोई हाँ रिकॉर्डिंग तो देख ही लेना, हाँ रिकॉर्डिंग हुई। हाँ तो चलिए वो देख बच्चों हो लूंगा गया, सर। चलिए प्लीज जल्दी यार, जल्दी, इतना टाइम। यस हाँ ठीक है, हाँ बोलो। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है दिव्यांशी ने कि इनकम टैक्स किस किस को पे करना होता है। तो वेरी सिंपल आंसर, 18 साल के बाद हर वो पर्सन जिसकी इनकम। हाँ तो आप लिख दो ना, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ स्टूडेंट लिख दो, स्टूडेंट की भी तो इनकम हो सकती है, स्टूडेंट की भी इनकम हो सकती है। मैम अगर आप जैसे आया नहीं दक्ष, अब दक्ष इधर सुन लो भाई, दक्ष पैदा हुआ घर में, राजा बेटा हुआ, तो जैसे जगह में चाचा आते थे तो कुछ पैसे दे जाते थे, मामा आते थे तो पैसे दे जाते थे, इसमें इसके हाँ नहीं पता कि आपने कमाई है कैसे, आपके नाम पे है ना, तो आपको टैक्स देना। ओके बच्चों, हो गया ये जो ऑनलाइन वाले हैं इनका हो गया। उत्कर्ष हाँ सर, अभी बता रहा था। ड्रोन आवाज आ रही है ना? सर आवाज आ रही है आपकी, वीडियो बहुत लाती है। हाँ आवाज आ रही है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कनेक्शन वीक था अभी, अब वही लग रहा है अभी ना, नेटवर्क हो रहा है। चलिए बच्चे करें शुरू। ओके, पहले तो उसका लिखे गए स्लाइड प्लीज, इसको बना लिया ऑनलाइन, आप स्क्रीनशॉट ले लो वरना प्लीज। मैं इसका स्लैंग, यार पागल है तू, जो जहाँ पे बैठा भी नहीं बना रहा, ये बातें जनानी वाली सुन रहा है, चल जल्दी बना। तो वीडियो लैग हो रही मैंने है। आपको नहीं कहा यार वीडियो क्रैक, कोई नहीं है, इसकी है ना, अभी भी नहीं दिख रहा यार। कोई आप में से कोई बच्चा, आप अनन्या इसकी फोटो डाल दो व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा मेन ग्रुप है ना जिसमें आप हो, उसमें डाल जल्दी जल्दी जल्दी। आपने बना लिया ना, आपने बनाया, किसी ने आपने बनाया, उसकी फोटो डाल दो। किधर है क्या, कोई बच्चा डाल दो, हाँ नहीं ध्यान बच्चों, उसका स्लैंग लिख के गए बेटा। एच से किसी अच्छी एक्ट्रेस का नाम बताओ, अच्छी एक्ट्रेस बॉलीवुड की। सनी लियोनी, मुझे पता था यही आएगा। संयम प्लीज नहीं, ऐसा नहीं। तो इसका स्लैंग लिखते हैं बच्चों, इसका स्लैंग लिखेंगे श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा। चलो ठीक है, सनी लिख देते, तुम छोड़ दो यार। नहीं इन्होंने ना आज वो बताया ना, आज दवाई नहीं ली मैंने। सनी ठीक है, सनी ओनली पर्सन, सनी दी ओनली, सनी चबी सनी ओनली पर्सन एलिगेंट इन इंडिया। देखिए स्लैंग ठीक है, श्रद्धा सनी ओनली पर्सन एलिगेंट इन इंडिया। देखो सबका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट सीक्वेंस में होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप्स है, सीक्वेंस में होना चाहिए। द सुपर प्रिटी दीवा, जैसा ना फर्स्ट 6 का एंड उसके बाद 4 का सीक्वेंस में याद करना। द पे असली ना, द पे असली आप बना लो, फिर आप बना लो, क्योंकि एप्रिशिएट तो करना नहीं, इतनी मेहनत से स्लैंग बनाया मैंने से रीड करने, क्योंकि इसी टॉपिक के 2 क्वेश्चंस पे लिखने हैं। जल्दी से दिख रहा है ऑनलाइन वालों को, लिख लिया? आइए बच्चों, ये स्लैंग लिखिए जल्दी से, पेज नंबर 10.8 पे जल्दी से स्लैंग लिखिए, जल्दी से स्लैंग लिखिए 10.8 पे। चलिए इस बातें नहीं। ओके, पहला सेक्शन ऑफ ब्रोकर
if an investor wishes to buy or sell securities, he has to first approach broker or sub broker and enter into an agreement with him. The investor has to sign underline career broker agreement and client registration form before placing an order to buy or sell securities. He will have to provide the following details. पहले तो underline करिए client agreement form जो नाम लिखा हुआ है और उसके बाद लिखिए जो क्या इंफॉर्मेशन देनी है पैन नंबर डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो सबसे पहले पैन नंबर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बहुत फेमस व्हाट इज वन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन व्हाट इज वन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड to be provided by the दक्ष आवाज आ रही है हाँ सर आ रही है दक्ष आवाज आ रही है ठीक that is required to be सर आवाज कट रही है broker of registration to the broker at the time of registration. Open a demat account. The investor has to open a demat account और इसका दूसरा नाम होता है beneficiary owner account with the depository participant. Depository participant कौन होता है कल ही बताया था broker. For holding and transferring securities in demat form, he will also have to open a bank account for transactions in the securities market if not yet open. ठीक है आगे चले third placement and order the investor will have to then places an order with the broker to buy or sell shares की जगह securities basically clear instructions have to be given about the number of shares and the prices at which the shares are to be bought and sold. The broker will then go ahead and deal with the above mentioned prices. Underline करिए an order confirmation slip will be issued by the broker to the investor. Underline करिए order confirmation slip. आगे चल execution the broker then go online and connect to the main stock exchange and match the share best prices available. ठीक है okay next issue a trade confirmation slip when the shares can be bought and sold at the prices mentioned it will be communicated to the broker's terminal and an order confirmation will be executed electronically. The broker will issue a trade confirmation slip to the investor. Underline करिए trade confirmation slip. And आगे issue a contract note. After the trade has been executed within 24 hours, the broker will issue a contract note. This note contains the details of the number of shares bought and sold, the prices, etc., the brokerage charges. यहाँ से underline करिए. This is an important document as it is legally enforceable. Underline करिए and help to settle disputes between the investor and the broker. A unique order code number is assigned to each transaction. अब आइए जो मुश्किल स्टेप्स है डिलीवरी ऑफ शेयर्स और पेमेंट ऑफ कैश इस स्टेप के लास्ट में लेफ्ट में लिखिए टी डे इस स्टेप के लेफ्ट में लिखिए टी डे or pay for cash for the shares bought. This should be done immediately after receiving the contract note. इसको हम ट्रेड डे कहते हैं ट्रेड डे. अब आइए सेटलमेंट cash is paid or securities are delivered on the pay in day. Underline करिए pay in day. The settlement is on T+2 ये ठीक है पढ़ लेना. और इसके लेफ्ट में लिखिए pay in day. सेटलमेंट स्टेप के लेफ्ट में लिखिए pay in day. अब आइए लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप पेमेंट बाय द ब्रोकर टू द इन्वेस्टर ऑन द T+2 डे called the pay out day. तो इस स्टेप के लेफ्ट में लिखिए pay out day. The broker will then has to make उसको लास्ट स्टेप पे आइए. The broker can make the delivery of shares in the demat account directly of the investor. डीमेट लिखा हुआ है वहां पे ना इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट लिख दिया डीमैट कर लो डीमैट द इन्वेस्टर हैज टू गिव द डिटेल्स ऑफ हिज डीमैट. ओके बच्चों मुझे अब मतलब दो तीन क्वेश्चंस लिखवाने तो एक बार पेज पर नोट्स पे आइए. पहला क्वेश्चन लिखिए व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स इशूड. बेटा जगह आप मार्केटिंग में लिख लो जो मार्केटिंग यहां लिख लो व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स इशूड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ
exchange. What are various documents on a stock exchange? पहला लिखिए order confirmation slip. It is issued by the broker to the investor. It is issued by the broker to the investor. It is issued by the broker to the investor at the time of receipt of order. या placement of order. At the time of placement of order. It is issued by the broker to the investor at the time of placement of order. Next लिखिए. Second लिखिए. Trade confirmation slip. It is issued by the broker to the investor when the trade is executed. It is issued by the broker to the investor when the trade is electronically executed. उसके बाद लिखिए ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. What is the second rule? Trade confirmation slip. It is the broker investor when order is executed technically. Trade day, paying day and payout day. Define day and payout day. एक एक दिन पहला लिखिए ट्रेड डे. Trade day is the day on which the investor has to either the investor has to either deliver the shares to the broker. The investor has to either deliver the shares to the broker or pay cash for the shares bought to the broker. Trade day is the day on which the investor, please बात नहीं करिए, has to either deliver the shares to the broker or pay cash for the shares bought. और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट. आज तो सबको एक एक गिननी मिली है. क्या बात है. अभी नेक्स्ट मान कितनी है गिननी है. पे इन डे. पे इन डे. इट इज द डे ऑन विच द ब्रोकर has to either pay the cash or transfer the securities to the stock exchange. Has to either pay the cash or transfer the securities to the stock exchange. ठीक है? To the stock exchange. And last लिखिए payout day. Payout day. It is the day on which the stock exchange either it is the day payout day. It is the day on which the stock exchange either transfer the securities
or pay for the cash to the other broker. It is the day on which the stock exchange will have to either transfer the securities or pay for cash to the other broker. प्लीज बातें मत करिए, मैं डाउट चाहिए आप लोगों के, प्लीज बात यहां तक सब आया? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूं, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? समृद्धि, दक्ष, अक्षर, उत्कर्ष, द्रोण, किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से आइए। हाँ, एक बस 5 मिनट्स, एक क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लो। अगर आप लोगों ने बोला तभी कराऊंगा, मैं तो वैसे, वरना मैं नहीं कराऊंगा। ये सिर्फ ये 10.11 क्वेश्चन पेज पे कितना, फिर पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ क्यों। फिर ना कल ये चैप्टर फिनिश हो जाए, और कोई बात। अच्छा सुनो, चलो मैं आपकी बात करता हूँ और बोलो। अब ये बात है कि इसमें अब लगे कि देखो, प्लीज एक मिनट बात सुनिए, 1.5 से पौने 2 घंटे में पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल 2 क्लास ले, वो तो बेकार है, कल खत्म करते हैं ना। तो कल आप मैथ लेके चलो 1.5 से पौने 2। टाइम बताइए कल। मैं सबसे पूछूंगा, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा नहीं आ पाया तो मैं नहीं रखूंगा। किस को जेन्युइनली कल मॉर्निंग में प्रॉब्लम है? आई वुड से बिफोर 3:30 से पहले तक अगर मैं क्लास रखूं। हाँ, सुबह मैं 10:30 के आसपास रख लो। एक सेकंड आप हाथ खड़ा करें। आप लोग, अगर मैं आपको 11 बजे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 12 o'clock कितने बच्चे 11 से 12:30 नहीं आ सकते? चलो चेंज करते, 10:30 से 12। नहीं सर, नहीं आ सकते, आप भी नहीं आ सकते, नम्या भी नहीं आ सकते। हाँ जी बेटा, जल्दी करें। 10 बजे कितने बच्चों को पॉसिबल ही नहीं? हाथ ही खड़ा कर, बस आप दोनों। आप भी नहीं आ सकते नम्या? कितने बजे आ सकते हैं? 12 के बाद। अगर 12 to 2 रख ले तो सर उसमें थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। कितने बजे? तो से यार हेक्टिक हो जाएगा, आई एम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन पता है क्या, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं मंडे ले जाऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सोच रहा था मंडे से ऑर्गेनाइजिंग शुरू करूं। शाम को बेटा बुला नहीं सकता मैं, और थोड़ा सा कर सकता हूँ कि आप कितने बजे खत्म होगी? 10 बजे की रख लो, 10 साढ़े 10 की। 10 साढ़े 10 में ना दिक्कत आ रही है कुछ बच्चों को। 9 बजे। संडे तो केस स्टडी की क्लास है ना, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा। बेटा मंडे को ऑर्गेनाइजिंग मैं करना चाहता हूँ शुरू। सर 9 बजे। कल 2 बजे? नहीं सर, 2 बजे नहीं, 2 बजे नहीं। नहीं, आप मत जाना ना क्लास में। एक मिनट उसका, एक मिनट यार, एक बात बताओ। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट। ऐसे मत करो, मैं एक बार फिर से